हाय। फीमेल्स पॉडकास्ट सीरीज़ में ये हमारी 6th इंस्टॉलमेंट है। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर रोशान बुखारी, जो कि पाकिस्तान के एक एस्ट्रोनॉमर हैं और ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोफोटोग्राफर हैं। इनके बारे में मुझे काफ़ी मज़ेदार बातें पता लगी और मुझे रेफ़र किया था इनकी तरफ मेरे एक और जानने वाले ने। तो आई रियली वांटेड टू इंटरव्यू हिम एंड दैट्स हाउ द पॉडकास्ट वेंट। सो लेट्स सी द पॉडकास्ट। रियलाइज कि आप इटली में हैं, तो मुझे ये था कि यार मतलब इटली में हूँ, तो जरा उसका बताएं थोड़ा सा। मैं पता है बरी हुआ था जब मुझे पता लगा था कोरोना इटली में हाँ क्योंकि ना मेरे ना आई थिंक जनवरी के ना मिडल में मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि अब पता लगा वो चाइना में कोरोना आया है। तो मैं उनको कह रहा था यार आप पाकिस्तान बैठे हो, साथ लगता है चाइना के, आप परेशान हो, मुझे क्यों कह रहे हो? तो मुझे क्या पता था इटली गढ़ बजेगा कोरोना का। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि जब मुझे पता लगा ना कि वेनिस के आसपास आ गया है, तो मैंने कहा कोई नहीं, 200 किलोमीटर दूर है हमसे। तो बाद में पता लगा हमारे भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ पे और होते हो? मैं आता हूँ त्रियस्ते में। ये असल में ना त्रियस्ते इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ना ये पहले ऑस्ट्रिया का पार्ट था। आई थिंक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली को मिला है, तो ये थोड़ा सा ना हट गया है। लेकिन अच्छा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केसेस नहीं है, यहाँ पे हैं केसेस। ऊपर हमसे ना ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ ना मिलान है, वहां पे बहुत केसेस है। मिलान में ज्यादा और नीचे रोम और वेनिस। वेनिस थोड़ा करीबी है हमारे, वहां पे केसेस काफी ज्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे शुक्र है कि मैं त्रियस्ते में हूँ, और अगर मैं वेनिस या मिलान में होता फिर तो बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। राइट। सो फुल लॉकडाउन है, फुल मतलब बंद हो। नहीं, अब ना अभी कुछ आई थिंक 4 दिनों पहले ना ये ऑर्डिनेंस पास किया है इन्होंने कि आप लोग ना अपने घर के 500 मीटर के रेडियस में ना जा सकते हो। लेकिन अच्छा। वहां पे भी ये है, ये वहां पे भी ये है कि ये लीगल है। ये अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्डिनेंस है आई थिंक कि मास्क के बगैर नहीं जाना। मास्क लाजमी है, चॉइस नहीं है आपकी कि हमने पहनना है या नहीं, लाजमी है। तो फिर आप जा सकते हो। तो ये बेहतर हो रहे हैं हालात। अब यहाँ पे दुकानें भी खुल रही हैं। इससे पहले दुकानें का सारी बंद थी। मेडिकल स्टोर खुल, जो क्या कहते हैं ये सुपर मार्केट्स होती हैं खुली भी थी अब, लेकिन और दुकानें भी खुल रही हैं। तो वो पाकिस्तान में सूरत हाल है। मीडिया तो चूंकि एक और बात ये कि जब मैं पाकिस्तान का मीडिया कभी कभी देखता हूँ ना फारिग टाइम में, तो वो जितनी बुरी सूरत हाल एक्चुअली है ना उससे ज्यादा बुरी दिखा रहा होता है। तो अब मुझे जो पाकिस्तान का पता लग रहा है ना वो भी मीडिया से ही लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि वाकई पाकिस्तान में इतनी बुरी सूरत हाल है या इतनी है नहीं। यार मीडिया ने कुछ चीजें बेचनी होती हैं तो उसके लिए वो फिर बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मतलब बुरी है, लेकिन आई थिंक इतनी बुरी नहीं जितनी वहां पे। बट अब आसानी हो रही है उसमें, अब खुल रहा है लॉकडाउन ऐसा ऐसा थोड़ा सा। सो उस हवाले से थोड़ी सी रिलैक्सेशन नजर आती है आपको। बट देन अगेन रोज कम से कम 500,000 केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सीन है यहाँ पे तो है। फिलहाल। यानी कि ये आई थिंक ये शुरू जो है पाकिस्तान में सिंध से हुआ था, और पंजाब ज्यादा अब ज्यादा हो गया पंजाब में। हाँ वेल पता नहीं, मैं इतना इसको नहीं देख रहा। आई थिंक ये ईरान के बॉर्डर से पहले आया था, सो इट मस्ट बी बलूचिस्तान, एंड देन फिर चल हो गया काम। ठीक। अच्छा, तो ये जलाल भाई ने आपका तारुफ करवाया, तो मैंने काफी चीजें आपके बारे में पढ़ी। तो मैंने ना उनके बारे में जान के ना मैं थोड़ा सा वो था, थोड़ा क्या कहना चाहिए, हैरान था कि इस तरह की चीजें होती नहीं है। तो मैं उन चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी ये काफी ट्रेंड है कि या अगर आप साइंस में जाना चाहते हो ना, तो इसका मतलब है अब या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। अच्छे से पता होगा आपको, ठीक है ना? या फिर बड़ी कुछ काम आते हैं लोग तो साइंस के बाहर जाते लॉयर बन जाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। यही 4 चीजें। तो सपोज करेंगे कोई बंदा डॉक्टर बन रहा हो और 4th ईयर में आके आपने छोड़ दिया, ये कैसे किया? इतना मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो कोई मेंटल स्ट्रेस या फिर घर वालों की तरफ से कुछ, मतलब क्या कर रहे हो? 4th ईयर में आगे आपने अपनी मेडिकल की डिग्री छोड़ दी। सो मुझे एक इसको ऐसे देखें कि अगर तो मैं छोड़ देता पहले साल में, तो क्या वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होती, या अगर मैं छोड़ता थोड़ा बाद में तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होती? एक तो ये है। दूसरा, यस, आई मीन आई लिव एक पाकिस्तानी घराने में। आई एम श्योर आप भी इटली से पहले एक पाकिस्तानी घर में होते होंगे, मैं भी लाहौर से ठीक है? हूँ। हाँ तो बस ठीक है। तो तो आपको पता है कि जो प्रेशर्स
यहाँ पे होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड प्रेशर्स होते हैं पेरेंट्स की तरफ से भी। उनका कसूर नहीं होता, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है हमारे अच्छे के लिए। तो उनका जो परसेप्शन है हमारा अच्छा, वो ये है कि कोई ऐसी चीज करे बच्चा जिसमें इज्जत हो, और इवेंचुअली पैसे भी। तो वो क्या नजर आती हैं फील्ड्स हैं जी। उसके अलावा क्या है जी, इंजीनियर है। उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है ना, उसको हम कहते हैं इनको कुछ भी नहीं आता। बस ये दो ही कैटेगरीज हैं। तो हाँ, मुश्किल था, ऑफ कोर्स मुश्किल था। लेकिन ये था कि आप एक पॉइंट पे आके ना, डिसीजन आपके हाथ में नहीं होती फिर। यू कांट, इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी, हेंस पास योर एकेडमिक ईयर। अब आप अगर उस सिचुएशन में आ गए तो आप क्या करेंगे? मैंने तो यही सोचा कि यार दिस इज द टाइम कि अभी छोड़ दो, ताकि मजीद टाइम आया ना हो। सो आई लेफ्ट, एंड यस इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बड़ी रेजिस्टेंस थी शुरू में, बट इवेंचुअली कुछ चीजें जो पेरेंट्स चाहते हैं वो उनको नजर आती रही, वो उनको मिलती रही, तो फिर वो चीज सॉफन अप हो गई, एंड नाउ दे आर फुली ऑन बोर्ड। सो आई थिंक वो जो एक डर खौफ होता है वो उनको भी था, मुझे भी था, और उसी का रिजल्ट थे सारी फ्रिक्शन इनिशियली। और वो जब डर खौफ ठीक हुआ, रिजॉल्व होना शुरू हुआ, तो सारे मामला रिजॉल्व हो गए। तो ये आपकी जो डिग्री आप कर रहे थे, आई थिंक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, ये जी इसमें जी, डिग्री थी कितने साल की एक्चुअली? 5 साल की, 6 साल ये की? MBBS की थी 5 साल की। तो आपने, ये आपके ध्यान नहीं आया चलो 1 साल रह गया कर ही जाऊं मैं? यार सो मैं आई एम नॉट दैट मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ जो डिग्री के लिए, या जिसको हाफ हार्टेड कह लें आप, इफ आई कैन नॉट यूज द अदर टर्म, हाफ हार्टेड होके मैं ना कोई चीज नहीं कर सकता। सम पीपल कैन कॉल इट स्टुपिडिटी, या जो भी, व्हाटएवर, मैं नहीं कर सकता। सो मुझे ये चीज हजम ही नहीं होती कि मैंने एक डिग्री की है जिसका मैं कोई फायदा नहीं है, या जिसको मैं आगे यूज नहीं करना, मैंने नहीं करनी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं करनी। क्या होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम थोड़ा सा लूज हो जाएगा। सो सो आई एम ओके विद दैट। हाँ, आपको पता होगा ना कि चूंकि आप काफी अरसे रहे हैं ये मेडिसिन की फील्ड में, यानी कि उनके स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं, तो कई लोग जो पर्टिकुलरली एमबीबीएस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो लोग डी फार्मा करते हैं उनके ध्यान में यही होता है कि यार चलो हो ही गई है तो कर ही जाओ डिग्री। हालांकि कई लोग हैं जो बदली से शुरू करते हैं, आपको अच्छे से पता होगी ये बात। यार हाँ, आई थिंक ये बात सच है कि मोस्ट केसेस में ये होता है कि यार चलो कर लो, डिग्री मिल जाए, सिक्योर हो जाए, वो स्कोप आपका सिक्योर। बट दुनिया से बढ़िया है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, दुनिया से बढ़िया मेरे ख्याल से। और ना, मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस है कि हाँ ड्रोना है थोड़ा सा, कि आप अगर छोड़ने की बात करें एंड के करीब जाके, लेकिन आप जब पैशनेट हो ना किसी चीज के बारे में, आपको पता हो यार मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे एस्ट्रोनॉमी तो आती है, मेरे से और कुछ नहीं होगा तो ये तो हो जाएगा, आप कर लेते हैं उसको, वो चाहे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। तो आई थिंक वो डर खौफ अपनी जगह है, वो इंस्टिंक्टिव है, वो बड़ा प्राइमल डर है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट डर। हाँ, यानी कि ये तो आप सही कह रहे हैं, प्राइमल डर ही बड़ा अच्छा लगता है। प्राइमल डर के आपका ये पार्ट है, आप लड़ नहीं सकते, लड़ सकते हो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर ये है नहीं। ये बात तो सही है। अच्छा, अभी ये बात बताएं कि ये जो स्टेम स्कूल्स क्या होते हैं? मैं करूँगी ताकि व्यूअर्स को पता लगे क्या होते हैं स्टेम स्कूल, क्योंकि ये टर्म बहुत यूज होती है आजकल। हाँ, ये जो स्टेम है ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बेसिकली साइंस और मैथमेटिक्स। तो ये वो ब्रांच बन गई हुई है, एक ऐसी प्रोडक्ट सामने आई है एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको ट्रेन कराया जाता है यही इन्हीं 4 चीजों के आसपास। ये आप समझ लें कि साइंस और मैथ की, वो जो कहते हैं ना कि इसका क्या फायदा है, तो साइंस का फायदा या मैथ का फायदा बताने के लिए ये टर्म बहुत स्ट्रांग है, इसकी मार्केटिंग वैल्यू बड़ी अच्छी है, मार्केटिंग इफेक्ट बड़ा अच्छा है। और स्टेम को इस्तेमाल किया जाता है पेरेंट्स और बच्चों में तालीम का शौक पैदा करने के लिए, पेरेंट्स में ये शौक पैदा करने के लिए कि आपके बच्चे
सीख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है पढ़ाई में इन जनरल। और स्टेम को समझा जाता है मोस्टली कि जो मूविंग फ्रंटियर है हमारे इंसानों की प्रोग्रेस का, सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस का, वो इन 4 चीजों पे उसका इन्हिसार है। तो फिर अगर इन्हीं में बच्चे आज के अच्छे होंगे तो दैट मीन्स कि आप सिक्योर कर रहे हैं एक तरह से आगे के लिए लॉट। तो स्टेम स्कूल या स्टेम एजुकेशन, साइंस और मैथ बेसिकली एजुकेशन के बराबर है। तो ये जो स्कूल्स होते हैं इनमें क्या पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है? सो स्टेम स्कूल्स का कॉन्सेप्ट तो काफी रीसेंट है। आमतौर पे वर्कशॉप्स होती हैं, स्टेम वर्कशॉप्स हो गई, उसमें वैसे तो बच्चों को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को तो मुझे नहीं पता कि अगर इतना इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं। लेकिन ये आमतौर पे आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज के जुमरे में भी आती हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप एनजीओ कह लें या प्राइवेट एंटरप्राइज कह लें, वो खुद से स्टेम को यूज करके कंटेंट बनाती हैं और वो कंटेंट डिलीवर करती हैं। उसमें कभी कभी पेरेंट्स भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं। ये उस तरह का तो नहीं है जिस तरह आपको पता होगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड का होता है ओपन वीक, कि उन लोगों को बच्चों को बुलाते हैं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं ताकि वो देख सकें कि क्या वाकई, फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स वाले का पता है ओपन वीक का, कि उसमें वो हॉल में बिठाते हैं बच्चों और पेरेंट्स को, और ना कोई आके ना फर्स्ट ईयर की मैथ सॉल्व करता पता लगे कि आपका वाकई इंटरेस्ट है। तो इस तरह की एक्टिविटी है क्या? हाँ, मेरा ख्याल है कि बिकॉज अगेन मैंने जैसे कहा कि मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ कि स्टेम स्कूल्स इतने ज़्यादा हैं कि नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं है इतने, अभी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। जहाँ पे वर्कशॉप्स की जाती हैं वहाँ पे पेरेंट्स को कभी कभी बुलाया जाता है। एक तरह से ओपन आप कह लें कि ओपन डे की तरह का होता है, बच्चे अपना प्रोजेक्ट दिखा देते हैं या शो अटेंड कर लेते हैं बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे। ठीक, अच्छा, ये पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस ये क्या है? ये एक अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब है कि इस इदारे के साथ और बड़े इत्तेहादी हैं और वो उनका ताल्लुक एजुकेशन और डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए एजुकेशन से है, और एजुकेशन में पर्टिकुलरली साइंस और मैथ या स्टेम एजुकेशन से है। तो ये कोई लगभग 60 के करीब इदारों का एक अलायंस है, और ये गवर्नमेंट के साथ मिलके और प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, लॉन्च भी करते हैं और कंसल्टेशन भी देते हैं गवर्नमेंट को कि साइंस और मैथ एजुकेशन कैसे बेहतर की जा सकती है। तो मुल्क में बच्चों का लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाता है स्टेम को यूज करके, तो पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस ये काम भी करती है। वैसे है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? जी जी। तो ये जो गवर्नमेंट को देती है, आपने अभी कहा कि कंसल्टेशन देती है, तो क्या गवर्नमेंट अमल करती है उन? हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अगर आप जानते हो कि कुछ स्टेजेस होते हैं एक प्रपोजल के, PC1 PC2। तो PC1 का रिव्यू या PC1 खुद लिख के देना जो गवर्नमेंट रिव्यू करे, PC2 जो गवर्नमेंट फिर बनाती है कि जी मिसाल के तौर पे मोटरवे ऐसे बनेगा, तो उसके अंदर थोड़े से टेक्निकल चीजें देखना कि यार अच्छा नहीं इसमें ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे कर लें। तो उस हवाले से वी आल्सो कम अप विद पायलट प्रोजेक्ट। कोई भी आपके ज़हन में आइडिया है कि तालीम को आप इस तरह बेहतर सकते हैं, तो ये को छोटे स्केल पे कहीं पे उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका रिजल्ट इकट्ठा करते हैं और फिर उसको गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि अगर वो उसको अप स्केल करना चाहें। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये छोटे स्केल पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि इस तरह का होगा। प्राइवेट इदारे तो छोटे स्केल पे कर सकते हैं ना, तो दैट इज व्हाट दे डू। ठीक ठीक। अच्छा, और ये एक और ये जाविया ट्रस्ट स्कूल जो है, ये मैं यहाँ पता लगा यहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो पहली बात तो ये कि एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रक्टर ना वैसे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इतनी मेन स्ट्रीम टर्म है नहीं जो पाकिस्तान में यूज होती है। तो क्या छोटे बच्चे अब ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोनॉमी में एज कम्पेयर टू बिफोर? यस, ओके। सो जाविया ट्रस्ट स्कूल जो है ना, वो एक स्कूल है जो कि इसलिए बनाया गया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाए
उन बच्चों को जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से हैं, जिनको उर्दू भी शायद नहीं आती, और अब गालिबन 3-3.5 साल हो गए हैं स्कूल को, और वो बच्चे, उनको थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है, उनको अरबी भी आती है, वो साइंस में एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ पढ़ते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप एस्ट्रोनॉमी शुरू कराएं। तो बच्चों में तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं जाविया की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई। अगर 2 लोग आपके पास आए ना, आपने टेलीस्कोप लगाया हुआ है, तो जो बड़ा होगा ना, वो ये कहेगा ऐसे देख के अच्छा चांद देख रहे हैं, तो ऐसे भी नजर आ जाता है, और चले जाएंगे। और फिर जो छोटा बच्चा है वो आपका दिमाग खा लेगा सवाल कर करके। सो छोटों में तो वैसे इंटरेस्ट हर चीज में ज्यादा होता है, और जब वो चांद को करीब से देखते हैं या एलियंस के बारे में मालूम करते हैं, उनको तो बस। ये देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि देखो, आप आपको बात अच्छे से बताओगी कि सपोज करें कि हम किसी ग्रोन अप के सामने ना टेलीस्कोप का जिक्र करें, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं, जो भी आपने बात कही कि चांद तो वैसे भी नजर आ जाता है। लेकिन बात यह है कि एक लो क्वालिटी से लो क्वालिटी टेलीस्कोप भी होना, तो उससे आई थिंक जुपिटर के मून रिंग्स भी नजर आ जाते हैं आराम से। तो वो क्यों नहीं देखते लोग? उनमें लोगों में ये नहीं होती क्यूरियोसिटी, वो चांद को ही देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। तो ऐसा होता है क्या कि बच्चे जब जुपिटर के जो रिंग्स देखते हैं, उनके मून भी देखते हैं, तो उनके बारे में सवाल करते हैं कि ये कौन से मून है, ये तो डिफरेंट तरह के मून है, हमारे मून नहीं है, इस तरह के सवाल करते हैं? यस यस, वो जुपिटर को जब देखते हैं ना, इसके साथ ये सितारे से क्या है, ये 3-4 सितारे ये क्या हैं, तो आप उनको बताते हो ये उसके चांद हैं। मतलब अगर आप जुपिटर पे जाएं और देखें तो आपको 4 चांद नजर आएंगे। तो फिर वो कभी कभी बच्चे पूछते हैं, अच्छा सर वहां पे फिर 4 ईदें होती हैं, और इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। और Oh my God. मतलब बच्चे तो बहुत सवाल करते हैं, बहुत सवाल करते हैं। इवन आई थिंक मैंने ये भी देखा है कभी, इफ आई कैन रिकॉल, कि एक आध दफा किसी बच्चे ने ये भी बताया कि वो जो 4 चांद हैं, उनमें से एक ज्यादा ब्राइट है और एक दूर वाला कम ब्राइट है। दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो बहुत वो अच्छी बच्चे तो एक एक चीज एनालाइज कर रहे होते हैं उस टाइम। मैंने भी थोड़ी देर पहले गलती से कह दिया जुपिटर के रिंग, वो सैटर्न के रिंग से, सॉरी। नहीं, टेक्निकली आप ठीक हैं, जुपिटर के होते हैं। तो होते हैं, लेकिन वो उतने विजिबल नहीं हाँ, वो डार्क, बहुत डार्क है और बड़ी थिन है रिंग। है। ठीक। अच्छा, ये जो है लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है, इसकी हिस्ट्री का बहुत लॉन्ग है, और ये आप कह सकते हैं कि इसमें इसके बनने की वजह से लोग, इसमें एक और क्वेश्चन है जो मैं बाद में करूंगा, क्या इसके बनने की वजह से भी ग्रोन अप्स में खासतौर पे, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि बच्चों में अगर इंटरेस्ट होता है ना, तो बड़े होते होते ना वो फेड हो जाता है बिल्कुल। तो क्या इसके वजह से ग्रोन अप्स में सस्टेन कर सकते हैं हम एस्ट्रोनॉमी का जो शौक है, या फिर शौक का मतलब है कि इसमें उसका अपना कैरियर बनाओ, सिर्फ साइड शौक की बात नहीं मैं कर रहा, ओके। अपना कैरियर बनाने के हद तक शौक और आ सकता है कि इसकी वजह से। सो लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी तो पिछले 24 साल से काम कर रही है, और वो एक ही एजेंडा है कि अवाम में, और अवाम में हर चीज़ आ जाती है, अवाम में शौक पैदा करना कायनात का। तो बाकी जो बात है, आपने जो दूसरा पार्ट है सवाल का, वो मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसको हॉबी के तौर पे करते हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन समझ आती है। अच्छा, तो वो जो हॉबी की जस्टिफिकेशन है वो कुछ ऐसे ही है कि उन्होंने जिंदगी में काफी कुछ कर लिया होता है, तो बहुत सारी हॉबीज में से एक उनकी एस्ट्रोनॉमी भी होती है। तो वो तो चलें, समझ आता है। जो आपने दूसरा पार्ट पूछा अपने सवाल में कि जो बड़े हैं, क्या उनको करियर में ये चीज लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक्टिविटीज या वो गाइड कर सकती हैं, वो उधर लेके जा सकती हैं? देखिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग करियर को समझते हैं आमदन किस में ज्यादा मुझे मिलेगी, और उसके बाद आता है कि क्या मैं वाकई वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ कि नहीं। ठीक है, और इन दोनों के भी एंड पे आता है कि क्या मैं अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ के एक रास्ता बना सकता हूँ टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल एंड मॉनेटरी तौर पे भी कामयाब जिंदगी। तो इस सारी हायरार्की में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज एस्ट्रोनॉमी को है।
लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ईमेल्स, कितने मैसेजेस मुझे अभी भी आते हैं कि मैं एस्ट्रोनॉमी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो आप उनको फिर थोड़ा इस तरह करके रास्ता देते हैं कि जी आप पहले फिजिक्स को देखें और फिर ये, बिकॉज पाकिस्तान में तो है नहीं ना अंडरग्रेड में एस्ट्रोनॉमी की डिग्री तो है ही नहीं। हम्म तो हाँ, तो वी हैव नॉट बीन एबल टू सक्सेसफुली steer these young adults in pursuing a career in astronomy because यहाँ पे उसकी अगेन स्कोप नहीं है फिलहाल। बट पिछले दिनों मैं मैं- डॉक्टर आके पॉइंट को सुन रहा था एंड आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री विद व्हाट ही सेड कि स्कोप क्या होता है यार, स्कोप आप खुद बनाएं। exactly. सो यू नो अगेन थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, अपने डर खौफ पे काबू रखना पड़ता है और अपने पैशन पे थोड़ा एतबार करना पड़ता है। एंड देन आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें खुलती हैं। आपको शुरू में आपको शायद एस्ट्रोनॉमी की डिग्री ना मिले, आपको फिजिक्स के रास्ते से जाना पड़े और फिजिक्स के रास्ते से ही जाते हैं। तो हाँ, वी आई मीन लास्ट या लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का ये एजेंडा बिल्कुल नहीं है कि आप डिग्रियां ले लें एस्ट्रोनॉमी में। अगर आपका शौक है और आपके शौक को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं पंखे से आग की शोले की तरह, तो श्योर। तो यही एजेंडा है लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का। अभी मैंने अपने पिछले सवाल में एक बात कही थी कि मैं आगे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो दरअसल इसी से रिलेटेड है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल 2014 या और 13 ये वो ईयर है जब मैंने डिसाइड किया था कि मैंने फिजिक्स पढ़नी है। उससे पहले मैं हमेशा एक मैथमेटिशियन बनना चाहता था। तो जब मैंने ये चीज़ों के बारे में पढ़ा ना, जो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में है, फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, रिलेटिविटी, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह, तो मेरे जहन में ना ये आती थी बात कि ये जो लोग इन चीज़ों पे काम करते होंगे ना, वो तो एक और ही दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान में तो करते ही नहीं काम, ठीक है, मेरा एक्सपोजर नहीं था ना लोगों से ज्यादा। और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे जो अभी यंगस्टर्स हैं ना, जो कि अब उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब वो अपना कैरियर डिसाइड करेंगे, तो उनके जहन में भी ये बात आती होगी, खासतौर पर एस्ट्रोनॉमी के हवाले से और फिर ये पार्टिकल फिजिक्स वगैरह के हवाले से। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है, वो क्या ये किरदार प्ले कर सकती है कि लोगों के जहन से बस ये चीज निकाल दे कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये काम होते नहीं है। पाकिस्तान में कम है लोग, लेकिन हैं जो ये इन चीजों पे काम करते हैं। अगर वो यही एक डर निकाल देना या फिर ये वो गलत असम्पशन निकाल दें, तो बहुत फायदा इस अकेली चीज से भी हो सकता है। तो क्या ये काम कर सकती है लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, क्या कर रही है अभी भी? सो लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जितना उनका आप कह लें बस चलता है उतना कर रही है, क्योंकि याद रखें कि इट्स नॉट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और हम डोनेशंस या फंडिंग नहीं लेते, तो अपनी पॉकेट से ही चल रहा होता है काम। सो उस हवाले से हमारी आउटरीच, सस्टेन्ड आउटरीच लिमिटेड है। लेकिन आई थिंक मैंने अगर क्रिटिकली देखूं तो आई थिंक लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने पिछले 6-7 सालों में एक ऑरा जरूर क्रिएट की है, एटलीस्ट लाहौर में, कि भाई लोग हैं। आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था तब अगर देखें कि कितने लोगों को आइडिया होगा वर्सेस अब देखें, आई थिंक काफ़ी डिफरेंस और बहुत पॉजिटिव क्लाइंब है। लेकिन अगेन आई थिंक ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। सो अगेन वो जो सैंपल साइज है वो काफ़ी छोटा है, बट अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। अच्छा, तो क्या जो अभी आपने जैसे कहा ना कि ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ठीक है, समझ आती है बात। तो फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जैसे कि स्पार्को, क्या वो ऐसे कोई काम कर रही है? सो स्पार्को की बेसिकली बहुत डिफरेंट चीज़ है स्पार्को। सो उनका ज़्यादातर काम सैटेलाइट रिसर्च में है, सैटेलाइट इंजीनियरिंग में है। तो वो एस्ट्रोनॉमी को साल में एक रात या एक हफ्ता जो वर्ल्ड स्पेस वीक होता है उसके अंदर वो एस्ट्रोनॉमी को मनाते हैं पाकिस्तान भर में, लेकिन बस वो फिर एक दिन के लिए। तो लेकिन उनका काम ये नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे एक और मुझे याद आई बात यहाँ पे कि जो लोग स्पेस साइंसेस से और एस्ट्रोनॉमी से फैसिनेटेड होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पता होगा, और वो कौन सी है? वो है प्लानिटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिटरी सोसाइटी दरअसल। तो मुझे अभी ये रिसेंटली पता लगा कि प्लानिटरी जो सोसाइटी है वो पाकिस्तान में भी है। ये काफी लोगों को नहीं पता होगी ये बात। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहाँ में है पाकिस्तान में, और अगर किसी ने इसका हिस्सा बनना हो तो कैसे बने? हाँ, तो प्लानिटरी सोसाइटी का पाकिस्तान में वॉलंटियर चैप्टर है,
और वो अब इस्लामाबाद में एक साहब होते हैं इफ्तिखार येज़दानी, वो उसको हैंडल कर रहे हैं। और जो वॉलंटियर्स हैं जो कि मुल्क भर से हैं, वो कोई लगभग 150 में हैं उनका नंबर। और ये सब आपकी और मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं और शौक रखते हैं सीखने का, सिखाने का। तो वो साइन अप करते हैं एक फॉर्म जो कि उनके फेसबुक के पेज पे मौजूद है। तो कोई भी प्लानिटरी सोसाइटी पाकिस्तान को सर्च करके फेसबुक पे फॉर्म फिल करे और आप उस ईमेल थ्रेड का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें अगर कहीं आपको प्रेजेंटेशन मटेरियल चाहिए तो वो आपको दिया जाएगा। आप अपने स्कूल में जाके प्रेजेंट करें, अपने घर में बच्चों को इकट्ठा करके प्रेजेंट करें। तो ये काम होता आ रहा है पिछले कुछ 4 सालों से। 4 सालों से, चलो ये तो अच्छा है। अच्छा, एक और मुझे बात याद आई कि जब भी शुरू में मैंने आपसे जब बात की थी ना कि आपको मुश्किल हुई कि जब आपने मेडिकल से स्विच किया उसमें एस्ट्रोनॉमी में, मुझे बहुत बात पता लगी, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद भी ए लेवल्स किया था, अपने एफएससी से भी ए लेवल्स में स्विच किया था। जी तो जी उस वक्त कितना मुश्किल था। उस वक्त तो बंदे की एज ज़्यादा होती भी नहीं है, तो मुश्किल नहीं लग रही है। हाँ यार वो आपने इंजीनियरिंग की हुई है? नहीं नहीं, मैंने फिजिक्स में डिग्री की हुई ओके ग्रेट। सो ये तो और भी अच्छी बात। तो जो है ना, मैं ओ लेवल्स के बाद, क्योंकि मेरा भी यही फैसला था तब कि डॉक्टरी करनी है जी, ओ मुंडा डॉक्टर बन रही है। तो जी वो ओ लेवल्स के बाद अगर डॉक्टरी के लिए जाना है, आपने नंबर अच्छे लेने हैं एंट्री के लिए, तो आपको एफएससी करनी पड़ती है। तो ओ लेवल के बाद बेटा एफएससी करते हैं ताकि ना नंबर अच्छे आए और ताकि आपका दाखिला हो जाए मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जब एफएससी करनी शुरू की तो ओ लेवल से उसका कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं था। पत्ते, कीड़े, वो मुझे तो नाम भी भूल गए हैं, पता नहीं क्या क्या वो पढ़ते थे हम उसके अंदर एफएससी में। तो यार पहला साल खत्म हुआ तो मैंने तो कहा भाई ये तो मैं किधर चल गया हूँ, ये कौन सी डॉक्टरी है पत्तों वाली। तो वो कोर्स इतना डिफरेंट था, पढ़ाने का सीखने का स्टाइल इतना डिफरेंट था, एग्जाम को देने का स्टाइल इतना डिफरेंट था। इट वाज एन एकेडमिक सुसाइड मेरे जैसे बंदे के लिए, मेरे जैसे बंदे। और बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं, कामयाबी से करते हैं, मेरे से नहीं हुआ। तो आई थॉट कि जो 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 लॉजिकल और लीनियर प्रोग्रेशन है वो है ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स। तो इसलिए मैंने फिर स्विच किया। ये तो एंड इट वाज बहुत नॉट अच्छा इजी नहीं है फैमिली का प्रेशर। यार। हाँ ना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मेडिकल में थे 4th ईयर में, तो उस वक्त तो आप काफी ग्रोन अप है, तो आप लोग कहते हैं चलो ये बड़ा डिसीजन कर सकते हैं आपने। लेकिन एफएससी के टाइम पे तो बच्चा होता है बिल्कुल बंदा, तो उसको कहते हैं इसको समझ नहीं है यार ये क्यों कर रहा है। तो कितना मुश्किल था ये करना। लेकिन फिर अगर बच्चे की मर्जी ना देखी जाए तो फिर बच्चे का रिजल्ट देखा जाता है। तो तो हाँ ठीक है, तो अब मुझे इस पर और वजाहत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी कि ये अभी आपने बात करें ना कि ये बिल्कुल डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल मैंने तब नोटिस किया जब मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स करने के बाद यूनिवर्सिटी में आया, तो यूनिवर्सिटी में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं ज्यादातर, जहाँ पे जिस एफएससी का सिस्टम है कि जी लो जी लॉन्ग क्वेश्चन है जी, बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, 2 पेज लिखना है आपने। बिल्कुल डिफरेंट है ओ ए लेवल से। ये इसकी वाकई आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल मसला हुआ होगा आपको। तो एक और बात ये कि क्या आप पॉपुलर साइंस में इंडल्ज्ड है या नहीं है? काफी हद तक। बिल्कुल हूँ। मेरा काम अवाम तक एस्ट्रोनॉमी पहुंचाना, पॉपुलर साइंस से ही मुझे खेलना पड़ता है। सो बिल्कुल। ठीक, तो इसमें जैसे कि कई लोग हैं जिनसे बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर सेट है, वो तो सबने ही सीखा होता है पॉपुलर साइंस में आने के बाद। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको भी ये बात लगती है, आई थिंक अपने हर पॉडकास्ट में ये बात पूछी है कि क्या आपको भी ये बात से आप एग्री करते हैं इससे कि लोग जो हैं वो जनरली एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सही होना या ना होना, वो इस चीज से जज नहीं करते हैं कि हम इस स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे फिर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो इससे जज करते हैं कि ये स्टेटमेंट ना फील कैसा कराती है। अगर स्टेटमेंट अच्छा फील कराती है तो ये स्टेटमेंट सही होगी, और अगर ये बुरा फील कराती है तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये काफी लोग करते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और अगर आपने हर पॉडकास्ट में सवाल किया तो आपने हर पॉडकास्ट में बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए मेरे ना दिमाग में दो इस चीज को लेके ना दो बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शंस हैं। एक साइड वो है जो कहती है कि पॉपुलर साइंस को बिल्कुल साइड पे रख दो, पॉपुलर साइंस इज अ डिससर्विस टू साइंस। अच्छा, एक ये साइड, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। दूसरी साइड है यार
मैंने अवाम को कोई तो नवाला खिलाना है ना, मैंने अवाम को कुछ तो न्यूक्लिएशन पॉइंट देना है ना। अब दो चीजें हो सकती हैं अगर मैंने उनको ब्लैक होल के बारे में बताना है। श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस डिटरमिन करता है उसकी ये वो या फिर मैं कह सकता हूं विच जाओगे कभी बाहर नहीं आओगे। अब मुझे आप बताएं कि नवाला कौन सा बेहतर है अवाम के लिए? अवाम के लिए रिटोरिकल दूसरा ही सवाल है ना, बेहतर। ठीक है। सो इसलिए आई थिंक इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक जिंदगी ना यार एमसीक्यू में, इट्स नॉट एन एमसीक्यू पॉपुलर साइंस करनी है या नहीं नहीं नहीं, इट्स अबाउट प्लेइंग स्मार्ट। आप पॉपुलर साइंस को वहां उसका उसका तड़का जरूर लगाएं जहां पे आपको लगता है कि आप साइंस की सर्विस कर सकते हैं इस चीज से। अपनी अपने साइंस के फैक्ट्स खराब ना करें, बट बी अवेयर इनफ ऑफ दोस फैक्ट्स कि आप उनके साथ खेल के लोगों को खींच लें और उस तरफ ले जाएं। तो यानी कि आप क्या ये समझते हैं कि जिस तरह हम जैसे बचपन में भी लिखते थे कि भाई चलो टेलीविजन के फायदे पे ऐसे लिखना है जी, तो हम एंड में लिखते थे कि ऐसा नहीं है कि टेलीविजन को ही यूज करना बंद कर दो, उसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, तब उसके नुकसान आते हैं। तो जिस तरह इंटरनेट के फायदे नुकसान आते हैं, तो इस तरह से पॉपुलर साइंस के भी फायदे नुकसान दोनों हैं, हमें इनके नुकसान से बचना है। और एक और बात ये कि पॉपुलर साइंस एक रिलेटिवली न्यू चीज है, तो हम अभी भी सीख रहे हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, हमें सही तरह हमें पता नहीं है कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस इस पे दूंगा कि पॉपुलर साइंस को ना, वी नीड टू यूज पॉपुलर साइंस। मैंने आपको जैसे बताया मेरा एक दिमाग का हिस्सा कितना उसके एंटी है, लेकिन यार इट्स नॉट स्मार्ट टू बी एंटी ऑफ सच अ पावरफुल टूल। तो हाँ, वो उस पॉपुलर साइंस की जो के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं उसके ऊपर लोग धोखा खा के पता नहीं क्या मानना शुरू करते हैं, गलत उलट पुलट बोलना शुरू करते हैं। दैट्स अनदर डिबेट। और जिसको साइंस का शौक है उसको वो डिबेट्स का बड़ा कम से कम दूर से देखने का तो बड़ा मजा आता है। लेकिन आप पॉपुलर साइंस को छोड़े मत, मेरा ख्याल है, वरना आप अवाम को आप फिर दूर कर देंगे अपने से और अपने शौक से। यानी कि एक और बात, अवाम में अगर आप ये कह रहे हैं कि दो तरह के लोग हो सकते हैं ना, जिस तरह के हम ज्यादा डिस्टिंक्शन करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि उस पॉइंट पे जहाँ वो अपना कैरियर डिसाइड करने वाले हैं, बच्चे यानी कि टीनेजर्स, और एक वो लोग हैं जो ग्रोन अप्स हैं। अब पॉपुलर साइंस, अब क्या आप ये मानते हो कि पॉपुलर साइंस उन लोगों के लिए तो इनएविटेबल है हमें यूज करना, जिनको अभी नहीं पता कि आप साइंस में क्या क्या हो रहा है, और उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि साइंस में क्या क्या हो रहा है ताकि वो कैरियर डिसाइड कर सकें अपना, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ये तो आप यूज करना बंद कर ही नहीं सकते ना पॉपुलर साइंस। लेकिन जो ग्रोन अप्स हैं, उनके साथ मसला ये होता है कि जब हम उनको ये चीजें बताते हैं ना, आपको अच्छे से पता है कि हम सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। अब ये तो नहीं होगा ना, अब जैसे कि भी आपने बात की शुरू में श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस पर, ये वही वाली बात है कि अब उनको जाके ये बताएं कि लाइट से कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता बस, या फिर उनको हम सारी कंडीशंस लगा के बताएं इस कंडीशन में लाइट से होते हैं, दूसरी तो उनको याद भी नहीं रहनी है। तो ये इनएविटेबल है करना यूज करना, तो वो क्या लोग समझना शुरू कर देते हैं जो ग्रोन अप है कि साइंस तो वैसी बड़ी इजी है, तो वो अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा मसला है। तो अभी समझते हैं कि इनएविटेबल है ये टीनेजर्स के लिए, लेकिन जो ग्रोन अप्स हैं उनको कैसे प्रेजेंट करनी है हमें अभी सीखना पड़ेगा इसका। हाँ, तो आई थिंक इसमें जो एक असम्पशन आप ले रहे हैं ना, वो ये है कि छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए आप पॉपुलर साइंस कब एंड करनी है बताना वो सेम। मेरा ख्याल है कि वो गलत असम्पशन है। सो अगर बड़ों के पास आपके ज्यादा लीवे है, ज्यादा आप थोड़ा सा ऊपर छिड़क सकते हैं मैथ का, ऐसे एक फ्लेवर देके पीछे हट जाएं, उनको बता दें कि भाई ये तो अभी सिर्फ बच्चों वाली बात हुई है, फिर आगे और भी चीजें हैं बड़ी। बच्चों को आप ये नहीं कर सकते, वो बच्चे टर्न ऑफ हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार हैं क्या मतलब, मैं मैथ नहीं अच्छी लगती है। तो बड़ों के साथ तो आप खेल सकते हैं ना, बड़ों को आप ज्यादा थोड़ा सा और अपनी तो आई थिंक वो बराबर नहीं है। ठीक है, ये बात तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये कुछ हमें मैथ डालनी चाहिए हमेशा पॉपुलर साइंस में, ताकि लोगों को पता लगे कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है, अभी और भी आगे चीजें हैं जैसे आप कह रहे हैं बड़ों के बारे। बिल्कुल तो भाई, मैंने घुटने टेक दिए मैथ के आगे। देखिए, आई एम नॉट अ मैथ्स का स्टूडेंट, ठीक है, मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है, लेकिन मैं आजकल खुद से चाहे थोड़ा बहुत कुछ चीजें मैथ की पढ़ रहा हूँ, कैलकुलस वगैरह और ये वो मैं तो घुटने टेक दिए भाई। मैंने अगर कायनात से बात करनी है तो वो हेडफोन में जो आवाज आ रही है वो मैथ में आ रही है, और मैं बोल उर्दू में रहा हूँ।
तो वो नहीं हो सकता. सो इट्स इम्पोर्टेंट, इवेंचुअली करना पड़ेगा. एक और बात ये कि मेरे कई सारे क्वेश्चन ना थोड़े अजीब से लगेंगे, तो अगर आप सुन लेना. नहीं आप आपको लगता है कोई, आपको लगता है कि ये होता है आपके लिए ना, लेकिन व्यूअर्स के लिए हो थोड़ी अजीब, ठीक है, मैं कैसे किसी बातें कर रहा हूँ. ऐसा है कि इंडिया की तो खैर बात नहीं करते, कि इंडिया में भी ये बात है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं अभी. तो पाकिस्तान में ना जिस तरह से सेलिब्रिटीज नहीं होते, ठीक है, उस तरह से ना कुछ लोग हों साइंस में, साइंटिस्ट को, जिनको आगे लगाना पड़ा ताकि लोगों को पता चल गया ये भी एक कल्चर है कि साइंटिस्ट आगे आपको बता रहा है चीजों के बारे में, और लोग सीरियस है. वो कई लोगों को पता है साइंटिस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, कहते हैं ये तो साइंसदान है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये बस कुछ भी कह देते हैं यहाँ के. और एक दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मैं साथ साथ ये भी कर दूं, चलो दूसरा थोड़ा थोड़ा सा अनरिलेटेड है, पहले आप इसका जवाब दे दें. लगता है आपको कि ये करना आसान है? पहली बात तो ये है, या फिर ये जरूरी है कि नहीं है ये बड़ी बात. आई थिंक इसमें हसन देयर इज अ नुआंस टू दिस. तो वो ये है कि कल्चर जो है ना हमारा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और ये जो पूरी पट्टी है, ये थोड़ी सी ईस्ट की तरफ, इस सब में ना एक बहुत बड़ा मसला है. एंटरटेनमेंट जहां पे भी आ जाए ना, वो लोग उसको बड़ी अजीब तरह से, वो लोगों से मुराद है कि जो साहिब इख्तियार हैं, किसी घर में पेरेंट्स होते हैं, स्कूल क्लासरूम में टीचर होते हैं, वो एंटरटेनमेंट को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंटरटेनमेंट को जिस निगाह से देखा जाता है वो आपको पता है, और मुझे भी पता है. वो स्टीरियोटाइप क्या है कि जो हंसाने वाला बंदा है या जो एंटरटेन करने वाला बंदा है, उसका क्या स्टीरियोटाइप होता है. सो ये हमारा कल्चरल मामला है, और देयरफॉर आई थिंक सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइंस रॉक स्टार्स या साइंस सेलिब्रिटीज, आई थिंक इट विल टेक थोड़ा टाइम हमारे कल्चर में उस चीज को सीप इन होके एंड देन एक्सेप्ट होने में. बट इट इज इम्पोर्टेंट. आप उसको सेलिब्रिटी कह दें, एम्बेसडर कह दें, जो भी कह दें, ये होना है. वो बेबी शार्क किसी ने बनाया तो वो शार्क, वो पता नहीं क्या बन गई. शार्क के अलावा वो फ्रोजन में से वो जो थी एल्सा, वो क्या बन गई. सो किसी ने तो सोचा होगा ना कि यार मैं एक ऐसा कार्टून बनाऊंगा जो एंटरटेनमेंट का आइकॉन बन जाएगा. तो किसी को तो सोचने ना गया कि मैं ऐसा इस तरह प्रेजेंट करूंगा कि वो साइंस का कम से कम एक आइकॉन बन सकता है पाकिस्तान जैसे इलाके. Exactly. ये होना इनएविटेबल तो है. इनएविटेबल तो है, यानी कि मैं इसी भी क्वेश्चन पूछा ये कि जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि हमारे कल्चरल डिफरेंस हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट. तो कोई लोग मैं देखता हूँ कि ना वो पॉपुलर साइंस की को फैलाने की ना वो टेक्निक्स लगा रहे होते हैं हमारे माशरे पे, जो वेस्ट में लग रही है वो नहीं होंगी उस तरह से इफेक्टिव जिस तरह वो वेस्ट में होती हैं. क्योंकि आप जैसा कि आप कह रहे हो कि अगर आप एंटरटेनमेंट निकालोगे ना साइंस में से, तो जैसा कि आप कह रहे हो कि वो किस तरह देखते हैं लोग उसको, तो लोग उसको उस तरह नहीं देखेंगे जिस तरह लोग वेस्ट में देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें लोगों में साइंस का नॉलेज फैलाना है, पॉपुलर साइंस फैलानी है, तो हमें अपनी टेक्निक्स खुद से बनानी पड़ेगी. वो टेक्निक यहाँ काम नहीं करेंगी. राइट, बट एट द सेम टाइम मैं निगेट नहीं कर रहा एंटरटेनमेंट वाले टूल को. सो मैं खुद ये करता हूँ, एंड मैं इस चीज का बड़ा कायल हूँ कि जो ह्यूमर है ना, ह्यूमर एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, आप इन दो टूल्स को अपनी जेबों में डाल लें, और फिर आप देखें अवाम कितना एंजॉय करती है उस चीज को, अवाम कितना रेजोनेट करती है. एंजॉय इज नॉट द राइट वर्ड, रेजोनेट करती है आपकी टीजर के साथ. तो so many times I see people, वो अंग्रेजी में एक लोकल देसी सी अवाम के सामने किसी साइंस की बात कर रहे होते हैं. there's no compatibility. आप यही किसी किसान को चावल के दाने या किसी आम बंदे को किसी देसी जुबान में बताना है चांद तारे. अगर अवाम हमारी कल्चर में रिडिक्यूल करती है ना साइंस को, आप भी रिडिक्यूल करें. आप हालांकि साइंस प्रमोट करने आए हैं, स्टार्ट बाय रिडिक्यूलिंग साइंस. और चांद तारे की ना ये सानू तो समझ नहीं आती. नाउ द ऑडियंस नोज कि यार ये अपना बंदा है, अब उनका हाथ पकड़ के उनको लेके जाएं. सो आई थिंक दीज आर ट्रिक्स दैट हमारे कल्चर में ना यू हैव टू डू, यू नो. देखिए आप ये कह रहे हो कि पहले एक तरह से रैपो बिल्ड करो ताकि वो बंदा ना बात सुने आपकी बात को बिल्कुल. अच्छा, रेपो इज नॉट द राइट वर्ड हियर. सो आप रिलेटेबिलिटी बिल्ड करें. रिलेटेबिलिटी, ठीक. यानी कि आप ये कह रहे हो कि शुरू में आप ये करोगे, जैसे कि आपने कहा कि वो बंदा आपकी बात सुने,
और दूसरी बात ये कि चलो अगर आप सपोज करो साइंस का थोड़ा रिडिक्यूल करना शुरू भी करो तो एटलीस्ट मतलब साइंस की बात तो करना शुरू करेगा ना, उसके जी बाद आप बिल्कुल, उसको फायदे के साथ लिंक कर रहे हैं। हमारे मुल्क में फायदे के अलावा कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो वो पहला सवाल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ना लोग ये करते हैं, यार ठीक है लेकिन ਇਹਦਾ फायदा की है? कोई भी हाँ सब्जेक्ट, म्यूजिक कर रहे हो आप, अच्छा यार है तो चलो बड़ी चंगी गल, लेकिन फायदा की है? हर चीज पे फायदे पे आते हैं। सो अपनी अपनी कन्वर्सेशन, अपनी आर्गुमेंट को फ्रेम इस तरह करें कि वो फायदा, उनके जो में फायदे का डेफिसिट है ना, वो आप टारगेट कर रहे हैं। फिर आप देखें वो आपके साथ बड़ा जबरदस्त क्लिक करेंगे। यानी कि मैं ऐसे में ना, मैं ये जो सेलिब्रिटीज की बात की थी ना, वो इसलिए भी की थी कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि आजकल अगर कोई स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमारा जो पैशन है वो है कि जी हम टीवी पे आए, म्यूजिशियंस वगैरह बने, तो शुरू शुरू में लोग कहते हैं कि यार तुम नहीं बन सकते वगैरह वगैरह, लेकिन ना लोगों को ये पता होता है कि अगर ये बन गया तो साथ में फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और लोगों के जहन में ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यार ये सेलिब्रिटीज होते हैं। तो अगर ये हम किसी तरह से कल्चर प्रमोट कर दें कि साइंस सेलिब्रिटीज भी होते हैं, तो लोग अगर सिर्फ साइंस सेलिब्रिटीज बनने का ख्वाब ही देखें तो एटलीस्ट वो साइंस की तरफ आएंगे तो सही, और लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी पैदा होगी आहिस्ता आहिस्ता कि यार ये भी कोई चीज होती है, ये भी एक फील्ड है। एक मैं बड़ी मजे की बात बताऊं कि मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो इसमें मैंने कहा था कि ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ आज तक, तो आपको पता होगा कई लोग कहते हैं मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कई लोग कहते हैं ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ आज तक जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो। लेकिन असल लोग ये कह रहे होते हैं कि उनके ध्यान में ये बात थी कि उनका जो, या तो उनको इंटरेस्ट मिला नहीं है अपना अभी तक, तो या तो ये है कि इंटरेस्ट अगर उनका है ना तो वो कहते हैं यार इसमें कैरियर थोड़ी है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि आजकल हर चीज में कैरियर है। मेरे मजे की बात तो ये वेल्डिंग भी एक कैरियर है, आज पूरा पूरा कैरियर है आज। अगर किसी को वेल्डिंग में भी इंटरेस्ट है तो उसमें भी वो डिग्री कर सकता है पूरी की पूरी। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोग ये इस तरह के सेलिब्रिटीज आएंगे हम आगे आगे, तो लोगों में एटलीस्ट ये पैदा होगा यार डॉक्टर, इंजीनियर, वकील से निकल के भी और फील्ड हैं, अब आप ये भी बन सकते हो, आप ये भी बन सकते हो, आप ये भी बन सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये हम बना दें इस तरह का कल्चर, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो क्या लोगों में ये पैदा होगी कि चलो यार ये फील्ड भी है, इनका फायदा भी होता है? आई थिंक एब्सोल्युटली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब कौन है? सब इंसान है। दे ऑल गिव इन एट सम पॉइंट, एंड यू नो हम जनरली जिसको हम कहते हैं ना भेड़ चाल, वो हम क्या कर रहे होते हैं? हम किसी और के एम्बिशन को अपनी एग्जिस्टेंस पे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। हम किसी और की कामयाबी एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारी भी उसी रास्ते में कामयाबी होगी, यानी हम एक टेम्पलेट पे चल रहे होते हैं। अच्छा, जो सारी हमारी डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है ना कि जहां टेम्पलेट नहीं है वहां पे आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, इफ कामयाब इज द राइट वर्ड है। तो वहां पे लोग फिर उनका अगेन जैसे मैंने कहा कि या तो उनको पता हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन इतनी स्ट्रांग हो कि जी डॉक्टरी नहीं, मुझे ये करना है और मैं इसमें कर लूंगा, या तो ये रवैये हो जो कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो फॉर्मेटिव ईयर्स में बिल्ड होना होता है वो हमारी सोसाइटी में तो कम से कम मेजॉरिटी में नहीं होता। और मेजॉरिटी का से मुराद है पब्लिक स्कूल के बच्चे। आप मैट्रिक या 9th 10th का पब्लिक स्कूल का बच्चा उठा के, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस तो होती हैं, आप कहें उसको कि किसी एक टॉपिक पे, अपनी पसंद के टॉपिक पे 20 लोगों के सामने बोलो, वो बोल नहीं सकता। तो उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैंने अपनी जिंदगी को किस तरफ मोड़ना है वो कहां से आना है? तो इसलिए आसान पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है कि वो जो टेम्पलेट बने हुए कामयाबी के, बेटा उस पे चलो ठीक हो जाएगा सब। लेकिन जब वो रगड़ा लगता है ना उस टेम्पलेट की गैप्स का, जो आपको नहीं पता होता कि यार अच्छा डॉक्टरी के अंदर आगे 4 साल मैंने अनपेड काम करना है, अच्छा 6 साल बाद जाके मैं असल में कोई डॉक्टरी का काम कर सकता हूँ, वहां पे लोग फिर भाग जाते हैं और अपने अपने गांव वगैरह में छोटे क्लिनिक लगा के जिंदगी गुजार लेते हैं। सो फिर थोड़ी सी ना फॉर्मेटिव ईयर्स की तरफ आई थिंक ध्यान करना पड़ेगा, और वहां पे ना कुछ इनर ह्यूमन ट्रेट्स को शार्प करना पड़ेगा, जिनमें से एक, या ट्रेट्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स को शार्प करना पड़ेगा, जिनमें से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। क्या आपको पता हो यार मैंने अपनी गाड़ी किस तरफ मोड़नी है? हाँ वही ना, यानी कि इसमें तो और भी रीजन हो सकते हैं कि ये पता होना तो खैर बहुत दूर की बात है कि आपको अपनी गाड़ी कहाँ मोड़नी है। पहले तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपकी जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग भी आपके हाथ में है,
इन लोगों का जो स्टेयरिंग है वो उनके वालिदैन के हाथ में होता है, वो शादी तक नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो वो कैरियर कहाँ से चूज करेंगे अपनी वजह से, ये भी तो मसला है ना एक। अच्छा, एक और बात ये कि ये तो खैर बड़ी दूर की बात हम कर रहे हैं कि अगर ऐसा कल्चर पैदा हो कि जो साइंस है सेलिब्रिटीज हैं तो लोगों में पैदा हो, लोगों को ना ये भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि कई लोगों के ना जहन में पढ़ाई का जो मकसद है ना वो है पैसा कमाना। तो अगर कोई साइंस की तरफ आना भी चाहे ना, तो लोग कहते हैं यार तुम क्या कमाएगा। मुझे याद है अच्छे से कि मेरा एक दोस्त था, वो भी दोस्त है, उसने मुझे कहा था यार तू जितना भी पढ़ ले, लगता तो टीचर ये है कि छोटा सा। मैंने कहा था ठीक है भाई, पढ़ कर लेते हैं। तो हाँ ये कहा था। और मैं जब फिजिक्स की डिग्री करने लगा था, मेरा दज्जाल बहुत बड़ा है, उन सब ने मुझे कहा था कि यार क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो। तो आपको लगता है कि अगर जो क्या कहना चाहिए, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, चलो ग्रेजुएट से शुरू करते हैं, अंडर ग्रेजुएट की तो बाद में बात करेंगे, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं अगर उनके जो स्टिपेंड्स हैं वो रीजनेबली अच्छे हो, तो लोग में थोड़ा सा ये इनसिक्योरिटी कम होगी कि अगर हम साइंस के कैरियर में जाएं तो हमें फाइनेंशियल मसला नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल मसला होता है, इसलिए वो कहते हैं यार, जैसे कि किसी ने डिग्री किया ना फिजिक्स में, तो ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन पूछा क्या करोगे आप आगे जाके, वो कहते हैं भाई हम पीपीएससी का एग्जाम दे देंगे, हम सीएसएस का एग्जाम दे देंगे। क्यों आपने फिजिक्स क्यों की थी फिर आगे, अगर आपने सीएसएस ऑफिसर ही बनना है, आपने फिजिक्स क्यों पढ़ी थी आगे। तो लोगों में ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम करने का एक जो इमीडिएट तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन ये एक जरिया हो सकता है कि अगर स्टिपेंड जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लम्स देती है वो तो है, वो दे सकती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट अच्छे हों ग्रेजुएट स्टूडेंट के, तो ये फाइनेंशियल जो पीछे बैक ऑफ द माइंड चीज होती है, तो ये कम हो सकती है लोगों में। बिल्कुल ये आपने जो बात की है बिल्कुल सही है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कम से कम एक फ्रैक्शन या एक परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएशन क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से ग्रेजुएट्स को किसी किस्म की सिक्योरिटी दी जाए कि वो if not a job then during their studies उनको internships और फिर मौके फराहम दिए जाएं मेरिट पे, लेकिन मौके फराहम किए जाएं कि वो जॉब्स ले सकते हैं। आजकल सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ना जॉब्स नहीं है। सो जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ साइंसेज में या इवन बिजनेस साइंसेज में, वो बेचारे गाड़ियां चलाते फिर रहे हैं या कुछ और काम करते फिर रहे हैं। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो ये कि स्टाइपेंड उनको या इंसेंटिव इस तरह के दिए जाएं। उस इंसेंटिव में से एक ये कि किसी किस्म की एक मेरिट बेस्ड गारंटी कि भाई अगर आप इतना स्कोर लेते हैं तो आपको ये फलाने फलाने फर्म्स में आपकी जॉब कराई जा सकती है मेरिट बेस पे, बिकॉज दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल वांट। और ठीक है जिनकी नहीं होगी उनका क्या होगा, वो जो बाकी 80% क्लास है वो तो फिर कहेगी कि हमने नहीं पढ़ना या हमने नहीं करना। आई डोंट नो कि उसका हल क्या है, लेकिन यू राइट कि हमें इंसेंटिवाइज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हमारी पूरी दुनिया में ही लोग, लेकिन स्पेसिफिकली हमारी अवाम इंसेंटिव के ऊपर भागती है, इंसेंटिव बड़ा पसंद करते हैं सब। हाँ, यानी कि इसमें एक और भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि चूंकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है लोगों में, तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोग तो बैचलर्स करने के दौरान ही, और कुछ लोग एसएससी के दौरान ही, और फिर कुछ लोग बैचलर्स करने के बाद ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होती सही तरीके से, वो पढ़ा क्यों रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको पढ़ाने का बड़ा कोई पैशन है, इसलिए पढ़ाने के लिए उनको पैसे चाहिए। तो अगर वो स्टिपेंड देंगे और अगर हम ये क्राइटेरिया सेट करेंगे यार इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से कम बंदा नहीं पढ़ा सकता, जैसे कि यहाँ पे तो कई पोस्ट डॉक्स कहते हैं यार हम अभी भी नहीं पढ़ा सकते जब तक हमारे पास एक दो पोस्ट डॉक्स ना हो। तो अगर ये स्टिपेंड वगैरह देंगे हम और हम कहेंगे इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से कम बंदा नहीं पढ़ा सकता, तो फिर टीचर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू होगी, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे ना फिर टीचिंग में जो लोग अभी वेल क्वालिफाइड नहीं है। यही बात आपको लगती है कि सही है? ये बात मुझे सरफेस पे ठीक लगती है, लेकिन इफ आई थिंक अबाउट इट तो इसमें ना मुझे थोड़े कैविएट्स नजर आते हैं। सो डज दैट मीन कि हम बड़ा सुपरफिशियल सा इंसेंटिव दे रहे हैं साइंस पढ़ने के लिए लोगों को? Does that mean so? What happens to a country? What happens to अगर तो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, what happens to the साइंस ग्रेजुएट्स जब गवर्नमेंट कोई ऐसी आ जाए जिसकी पॉलिसी ये ना हो? अच्छा, क्या मतलब इसका ये है कि फिर साइंस सफर करेगी? आपके मुल्क का जो धक्का स्टार्ट है, जो साइंस ने देना होता है, जो इनोवेशन को जिसने लेके जाना होता है, क्या वो सफर करेगी? सो यू हैव टू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ किसी एक सियासी बॉडी के।
उसके लिए क्या होना चाहिए? आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा पीछे आना चाहिए, कॉलेज से भी पीछे आना चाहिए, स्कूल पे आना चाहिए। आई थिंक स्कूल में बच्चों की इस तरह की परवरिश होनी चाहिए कि बड़े होके दे डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि इंटेलेक्चुअल फायदा भी कोई चीज होती है और वहां से रास्ते बनाए जा सकते हैं। आप पढ़ते क्यों हैं? आप पढ़ाई को अच्छा क्यों समझते हैं? बेटा नहीं, कोरोना आ गया सबको, लेकिन लर्निंग शुड कंटिन्यू। व्हाई? बिकॉज इट टर्न्स आउट कि कुदरत के बारे में जान के, वो कुछ भी हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, वो डॉक्टरी हो सकती है, वो एस्ट्रोनॉमी हो सकती है, एनीथिंग, उसके बारे में जान के आप नई चीजें मालूम कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको कुछ आमदन मिलती है, अगर हम मोटी मोटी बात कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, कि आप अपनी पसंद की फील्ड में जा सकें और सर्विसेज रेंडर कर सकें, अपने इंटेलेक्ट के लिए रिसर्च कर सकें, अपने खानदान को कुछ खिलाने के लिए पैसे कमा सकें, वो थोड़ा सा ना यूनिवर्सिटी से पीछे आपको जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक ठीक। अच्छा, एक और बात, हाँ हाँ, सो हमें तो बात करनी तो करें। नहीं बस ठीक है, तो मैंने ये कहना था। तो मैंने एक और बात करनी थी कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना एक और कल्चर पाया जाता है जो जिसकी वजह से ना स्टूडेंट्स में काफी मोटिवेशन होती है, और वो ये है कि उनके जो बिलियनर्स है ना, वो एजुकेशन पे खुद पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट लगाए वो तो दूसरी बात है, जैसे कि बिल गेट्स की पूरी स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज के लिए, और अमेरिका में भी है। फिर उनके जो पिछले बिलियनर्स हैं, जैसे कि डेल कार्नेगी, उसने पूरी यूनिवर्सिटी बना दी थी। तो क्या ऐसा कोई कल्चर हमारे मुल्क में नहीं है कि बिलियनियर्स जो है हमारे मुल्क में, अच्छे बड़े पैसे वाले लोग हैं हमारे, वो आके एजुकेशन पे पैसा लगाएं? लेकिन फिर एक, मैं किसी पर्टिकुलर बिलियनियर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यार इनमें से ना कई बिलियनियर खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको एजुकेशन को क्या पता होगा कि कितनी जरूरी है। कई लोग हैं जो मैट्रिक पास होकर बिलियनियर है, आपको पता है अच्छे से। हाँ, सो नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस लाइन ऑफ थॉट, कि मैं इस लाइन ऑफ थॉट से एग्री नहीं करता ज्यादा। मेरा ख्याल है, आई थिंक कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास बहुत पैसे हैं लगाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न तो देखेगा ना, अपना रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करें साइंस एजुकेशन पे, वो साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए, साइंस एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की आप बात कर रहे हैं। तो जब इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक और कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस का है, इतना स्टेबल है ही नहीं इस मुल्क में, तो कोई बिजनेसमैन बेवकूफ है कि वो इस चीज पे इन्वेस्ट कर देगा। यानी आपकी आर्गुमेंट के मुताबिक, जहां तक मैं उसको देख रहा हूँ, इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, राइट? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी इन्वेस्टमेंट बना नहीं, मैं दी। डोनेशन कह रहा हूँ, डोनेशन ओके, कह रहा हूँ, राइट इन्वेस्टमेंट नहीं। राइट राइट। ओके, सो अच्छा, हाँ, डोनेशन वाला एक्चुअली आइडिया था, इट्स नॉट बैड, बट आई एम श्योर कि ऐसा, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे पाकिस्तान में, बट आई थिंक उतने लेवल पे नहीं हो रहा, बिलियनियर्स के लेवल पे शायद ना हो रहा हो, दे माइट हैव अदर थिंग्स टू डू, बट या, सो दैट्स अ गुड आइडिया। आपकी बात मतलब मजे की है, लेकिन आई डोंट नो कि विल दैट रियली बेयर फ्रूट इतना ज्यादा कि उससे कोई कल्चर डेवलप हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, नहीं। ठीक है, ठीक। तो क्योंकि ना असल में ये भी है ना कि हमारे ना पैसे वाले लोगों को फॉलो भी बड़ा किया जाता है। तो अगर ऐसा हो कि पता लगे जी वो बंदा जो है वो साइंस के एजुकेशन पे पैसा लगा रहा है, राइट। तो लोगों में आता है यार तेरी ये जरूरी चीज है बड़ी, शायद इसलिए मैं कह नहीं, रहा आई था। थिंक फिर अगर उन्हें पैसा लगाना है ना, हाँ, तो ओके, सो अगर तो पैसा लगाना है जिसमें लोग ये देखें कि जी वो अमीर है, वो फलाना साहब वो इस चीज पे ध्यान कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हाँ, ओके, सो आप ऐसे कह लें कि मार्केटिंग अच्छी हो रही है एजुकेशन की या साइंस यही है। एजुकेशन की, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। सो उसके लिए आई थिंक अगर हम फिर बहुत अमीर लोगों को ना कंसिडर भी करें, हम इन्फ्लुएंशियल लोगों को अगर हम कंसिडर करें, उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन होता है? हमारे टॉप टीयर सियासतदान होते हैं, जिनको आप रोज टीवी पे देखते हैं, जिनकी वजह से जिनको करोड़ों लोगों ने वोट दिए होते हैं। तो थोड़ी आइडियल बात हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन आप सोचें कि इम्पैक्ट किसी सेलिब्रिटी का अवाम पे ज्यादा होगा या किसी टॉप टीयर सियासतदान का, जो कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट हो सकता है या कोई बड़ा पॉपुलर पॉलिटिशियन, उनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा और वो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पैक्ट है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक और बात ये कि आपको पता है जैसे कि ये आजकल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ये बहुत बढ़ गए हैं, और इनमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान में, जैसे कि कराची के एक जुनैद अकरम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, लोगों में ना ये आने के हवाले से कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। तो अगर वो लोग भी ज्यादा आना शुरू हो इस चीज के अंदर कि साइंस को प्रमोट करें, अब जाहिर है कि उनको पता है कि काफी व्यूअर्स हैं उनके जो नहीं देखना चाहते ये चीज है, लेकिन अगर वो थोड़ा आप कह सकते हैं इनिशिएटिव लें इस चीज के ऊपर, तब भी लोगों में थोड़ी सी आगही आ सकती है इस चीज के हवाले से कि यार साइंस एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है और ये पूरा कैरियर है, क्योंकि जी इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल, वो भी हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सो वो जो रीजनल लोकल लेवल पे जो लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो अगर चाहे उनकी अपनी फील्ड कोई और हो, उनकी वजह शोहरत चाहे कोई और हो, लेकिन वो अगर इस चीज की तरफ लोगों का ध्यान लाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक और चीज मैं पूछी थी चीज के हमारा जो मीडिया, वैसे ये बात वर्ल्ड वाइड है ठीक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली हमारे मीडिया की बात करूंगा कि हमारा मीडिया जो है वो, ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि साइंस में जो चीज हुई होती है ना उसको एग्जैजरेट करके क्यों दिखाता है कि हुआ सिर्फ ये है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं प्रिंट मीडिया की भी बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल आएंगे हुआ क्या है जी कि रैट्स पे, चूहों पे टेस्ट हुआ है कि अगर आप ये दवाई लो तो हार्ट अटैक नहीं होगा। वो हेडलाइन ये लगाएंगे कि हार्ट अटैक की दवाई आ गई, यानी कि वो एज्यूम करेंगे इंसानों के लिए भी ठीक है ये, और दवाई है यानी कि टेस्टेड है ये चीज। और तो यही बात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है कि कई लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है साइंस से, वो आके तबसरा कर रहे हैं साइंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी ना, तो उसमें मैंने खुद सुना कि एक बंदा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो आके ये कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई नहीं जानता स्टीफन हॉकिंग को। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, और फिर लोग सुनते भी हैं इन चीजों को। तो क्या आप भी समझते हो कि मीडिया जब साइंस के बारे में बात करे तो लोगों को सीरियसली लेना चाहिए इस चीज के बारे में, और उन लोगों से ही बात पूछनी चाहिए जो साइंस में काम कर रहे हैं वाकई में। क्योंकि आपको जैसे एक और बात, जैसे आपको पता है कि हमारे एंकर्स में ये एक अमूमी बात पाई जाती है कि हालांकि उनकी डिग्री मैथ कॉम में है, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट भी है, वो साइंटिस्ट भी है, वो लॉयर भी है, सब कुछ है वो। तो उन लोगों की बात इतना ना लो इतनी सीरियसली, आप उन लोगों से पूछो जो वाकई साइंस में काम कर रहे हैं। तो ये जो आपकी सजेशन है ना, ये जो आपकी असर्शन है, ये निहायत मासूमाना है, ये निहायत इनोसेंट है। वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स में जैसा इम्पल्स होती है, ठीक है, सो कम टाइम में फोर्स लग रही है, ठीक है, तो आप समझ लें द इम्पल्स ऑफ ह्यूमन अटेंशन। कम टाइम में मेरी अटेंशन वो चीज कैप्चर करेगी जो ए थोड़ी माइंड ब्लोइंग होगी, बी हेंस थोड़ी सी यानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी शॉकिंग सी होगी, और थ्री जो बड़ी रंग बिरंगी होगी, ठीक है, और जो पॉपुलर ओपिनियन नहीं होगा वो भी मेरी अटेंशन कैप्चर करे। सो ये सब आप टाई अप कर रहे हैं विद एक्यूरेसी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और उसकी कम्युनिकेशन। इट डजंट गो टुगेदर आई थिंक। तो वो पॉपुलर साइंस आपको लानी पड़ेगी बीच में, राइट, वो आपका टूल पॉपुलर साइंस बन जाएगा फिर। सो आप जो कह रहे हैं वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो असूल तो आप बिल्कुल ठीक बयान कर रहे हैं, लेकिन उस प्रिंसिपल की एग्जीक्यूशन, इट टर्न्स आउट कि मीडिया वाले लोग आर स्मार्टर देन अपेरेंटली एकेडमिक, नहीं, सो मीडिया वाले लोग आर स्मार्टर एट सेलिंग देयर कंटेंट कंपेयर्ड टू एकेडमिक लोग सेलिंग देयर कंटेंट। क्योंकि डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन द वर्ड सेलिंग, बट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यानी कि आप सेलिंग से आप स्प्रेडिंग कह सकती हैं, या फिर लोगों को बिलीव करवाना कि ये बात सच कह रहे हैं, वो ये मनवाना आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो एकेडमिक्स है वो तो सच बता रहे हैं। नहीं, सो नहीं, आई थिंक देखो बता रहे हो तो उसको बताने का तरीका का थोड़ा सा
सो रिसर्च पेपर क्यों नहीं बिकते अखबारों की तरह इशारों पे? क्योंकि रिसर्च पेपर इज फॉर्म्ड अराउंड बीइंग एक्यूरेट। आप एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन आप जो उसको प्रेजेंट करते हैं वो उसमें सनसनी भी होती है, उसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं आपकी अटेंशन कैप्चर करने के लिए। साइंटिफिक पेपर्स में ऐसा नहीं होता, वो तो बड़ा एकेडमिक सी चीज है ना, एक साइंसदान ने दूसरे साइंसदान का पढ़ना है क्या है फलाना। मेरा ख्याल है कि वी हैव टू बी स्मार्टर अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग साइंस का कंटेंट अवाम तक, बिकॉज अवाम के कान और आंख आर नॉट ट्यून्ड to receive accurate information as something interesting. अवाम की कान और आंख are tuned to see interesting information as accurate. तो उसको आप किस तरह, उसके साथ आप किस तरह खेलेंगे, उसके साथ आपके smarts क्या कहते हैं? So I think an academic person need not be only smart about his science या their science. They need to also be very smart and play very smart about how they distribute that science. जो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग काम करते हैं पॉपुलर साइंस में, उनको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, कि वो उनको बताएंगे इंसानी दिमाग जो है वो किस चीज तरह की इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करेगा वगैरह वगैरह। और they could just go to a communication workshop, साइकोलॉजिस्ट के पास ना भी जाएं। हाँ ठीक ठीक। तो वो मैं आपका पॉइंट समझ गया। सो हाँ, I think you are right, and I think अगर people are open in accepting feedback on their content, तो a lot of people will realize कि उनकी communication में कहाँ gaps हैं, which then fills the void of that psychologist। वो अगर अवाम ही उनको, अगर आपकी स्टोरी नहीं बिक रही और किसी और की बिक रही है, तो you can just compare and learn कि अच्छा यार मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे इस तरह बात करनी चाहिए, rather than going to a psychologist or something। अच्छा ये मुझे एक बात पहले आप पूछनी याद रही, मुझे पहले पूछनी चाहिए थी कि आपकी 2 पिक्चर जो है वो नासा की एस्ट्रोनॉमी ईयर पिक्चर ऑफ द डे में आई थिंक सेलेक्ट हुई थी। नो, वो मेरी नहीं थी, मेरी किसी और चीज में सेलेक्ट हुई थी। जो नासा का जो एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे है, एपॉड, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े काबिल एस्ट्रो इमेजर हैं कराची से, तलहा जिया। अच्छा तो आपकी कितनी सेलेक्ट हुई थी? जी मेरी हुई थी सेलेक्ट रॉयल ऑब्जर्वेटरी का ना एक सालाना एस्ट्रोफोटोग्राफी इवेंट होता है, कंपटीशन होता है, तो वो दुनिया भर से एस्ट्रोफोटोग्राफी को जज करते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं, उसमें हुई थी। तो ये भी खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। तो ये आपने कहाँ ली थी पिक्चर्स, किस ऑब्जर्वेटरी में ली थी? हाँ, तो ये मैंने यार किसी ऑब्जर्वेटरी में नहीं ली थी। एक जो मैंने सियारा ज़ोहल यानी सैटर्न की ली थी, वो अपने घर के सहन से ली थी, और दूसरी सूरज की थी। हाँ, दूसरी सूरज की थी, जो एक हम स्कूल में बच्चियों को सूरज दिखा रहे थे, वो हाइड्रोजन अल्फा सूरज से आग निकलती हुई दिखा रहे थे। तो जब खत्म होने लगा सेशन, तो ना मेरी आदत है, मैं मतलब आदत क्या, शौक है मेरा कि मैं खुद भी देखूं। तो उस पूरे सेशन में ना वो 300-400 लड़कियों को हमने दिखाया। उसके बाद एंड पे बंद करने लगे दूरबीन। तो मेरे जो उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, उमैर आसिम साहब, उनको मैंने कहा उमैर भाई मैं जरा देख लूँ, 1 सेकंड मैं देख लूँ। वो मैंने ऐसे देखा तो मैंने कहा यार जरा 1 सेकंड, मैंने कैमरा निकाला, वो तस्वीर ली उसकी, और वो बाद में एडिट करके वो अपलोड की, तो वो भी सिलेक्ट हो गई। सो किसी ऑब्जर्वेटरी से नहीं, दे वर वेरी स्पोरेडिक। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऑब्जर्वेटरी में ही काम करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की पिक्चर ले सकते हो। अगर आपको टेलीस्कोप है तो आप अपने घर के फैन से और इस तरह की पिक्चर ले सकते हो। ये बात बहुत जरूरी है। ये बात दुरुस्त है इस अजम्पशन के साथ कि जो लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो आपके नॉन ऑब्जर्वेटरी फोटोज में इंटरेस्टेड है। मेरे केस में मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन जीतो आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह की पिक्चर्स आप ले सकते हो। ओह माय गॉड, आप सोचें कि आप सोच नहीं सकते, ऐसी तस्वीरें जो कि फजूल लग रही होती हैं, आप डिलीट करने लग, रिसाइकल बिन के लिए वो बनी होती हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा सा प्रोसेस करें, उनको थोड़ा सा निखारें, वो ऐसी निकल आती है कि आपको मजा आ जाए। यानी कि एक और बात ये तो खैर ग्लोबली है कि जब से फॉर एग्जांपल जब से हबल टेलीस्कोप गई है ना स्पेस में, तब से लोगों में ये ट्रेंड आ गया कि उसने जो पिक्चर्स ली हैं वो लोगों के डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स हैं। तो ये दिखाती है कि लोगों में बड़ा शौक है एस्ट्रोनॉमी का और जानने का इसके हवाले से।
आप ये कहते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स होंगे ऐसे कई जिनके अब डेस्कटॉप पे वॉलपेपर जो है वो एस्ट्रोनॉमी की पिक्चर में? डेफिनेटली कितने को तो मैं जानता हूँ और कितने तो ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, देयरफॉर उनकी भी होंगी, एब्सोल्युटली होंगी। अच्छा, कोई लास्ट बात करना चाहेंगे आप जाने से पहले? मैं ये जरूर कहूंगा कि दो बातें करूंगा। एक तो पॉपुलर साइंस के हवाले से बस ये कि एक लेंस जैसे ये ऐनक है, सो एक ऐनक, एक उस्ताद अगर कोई है, कोई भी टीचर, अगर आप पढ़ाते रहे हैं या पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी टीचर अगर है, उसको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि उनके बच्चे ना एक ऐनक जरूर पहने बाय द एंड ऑफ द स्कूल या क्लास, जिस ऐनक का नाम हो दुनिया को देखने वाली ऐनक। तो एक ऐसा लेंस हो जो कुदरत को देख के ना फिल्टर आउट कर दे किसी हद तक ट्रू फ्रॉम फॉल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग बीइंग करेक्ट, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, फ्रॉम समथिंग दैट माइट नॉट बी करेक्ट। सो फ्लैट अर्थ हो गया, या चांद पे हम नहीं गए थे जी, या वो पता है वो ये जो साबुन से हाथ ना भी धो, जल्दी से उठा लो कोई चीज खा लो तो कुछ नहीं। तो अगर आपके पास एक थोड़ी सी ऐनक है ना, थोड़ा सा लेंस है बेसिक नॉलेज का, बेसिक इंफॉर्मेशन करने का, तो आप बहुत सारी गलत फहमियों से, बहुत सारी मिस डायरेक्शन से बच सकते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करने से रुक सकते हैं, इफ दैट इज अ क्राइटेरिया ऑफ बीइंग साइंटिफिकली लिटरेट। देखिए, आप बात कर रहे हैं बुलशिट डिटेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये अल्फाज कहे बगैर इसी की बात कर। और दूसरी बात ये कि और जो दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना हसान, वो ये है कि देखें, डर और खौफ जो है ना वो हमारे अंदर इंस्टिंक्टिवली है, उसने हमें सर्वाइवल एडवांटेज दिया है। तो भूख, डर, इन दोनों चीजों से लड़ना मुश्किल होता है, इंस्टिंक्ट है ना। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी चीज का शौक रखते हैं, और अगर हमारी इस कन्वर्सेशन में अगर कोई एकेडमिक चीज है और उसका रास्ता चाहे वीडियो गेम्स के थ्रू है, म्यूजिक के थ्रू है, एंटरटेनमेंट के थ्रू है, आप अपने दिल से ये खौफ निकालें कि आप वो नहीं कर सकते। और ये खौफ निकालना थोड़ा मुश्किल है, ये खौफ निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, मुझे बहुत टाइम लगा इसमें। लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि अगर आपके अंदर एक इनेट क्यूरियोसिटी तो सब में है ना, तो अगर आपने उसको बचा के रखा हुआ ना, आप जरूर देखेंगे कि वो आपको ना एक्सेल करने की तरफ हमेशा लेके जाएगी। बिकॉज आप तब नहीं थकेंगे जब बाकी थक जाएंगे, आप तब नहीं काम से भागेंगे जब बाकी भाग जाएंगे। तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं ना जो कोई और नहीं कर रहा, इवेंचुअली, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट। तो अपने डर की वजह से अपनी उस क्यूरियोसिटी को ना मारें। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और ये हमारे स्कूलों में जो है ना, एक सच शेम कि जो अलमिया है ना कि हम 5-6 सब्जेक्ट्स की बेस पे स्कूल कह देते हैं, स्कूल से पढ़ के घर आ जाते हैं, जी अम्मी पढ़ लिया आज, मुझे खाना, भूख लगी, खाना खा। यार उनसे निकलने की ना बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। जितनी हमारी उंगली है ना उतने सब्जेक्ट हमने बना दिए हैं भाई, इससे ज्यादा भी कायनात है, बहुत ज्यादा। तो बस ये आई थिंक मैं दैट्स इट। चलिए ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। ओ सेम आगे है जी, दोबारा भी बात करेंगे आप। जी जरूर जरूर, थैंक यू सो मच।